नमस्कार। मैं ममता द्विवेदी, स्नातकोत्तर शिक्षिका हिंदी, केंद्रीय विद्यालय 1STC जबलपुर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह में संकलित फणीश्वर नाथ रेणु जी की प्रसिद्ध कहानी पहलवान की ढोलक लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम लोग फणीश्वर नाथ रेणु जी की ये कहानी पढ़ेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु जी की इस कहानी को पढ़ने के हमारे कुछ उद्देश्य हैं। जो सामान्य उद्देश्य हैं वो हिंदी के प्रति बच्चों में रुचि जागृत करना, जिससे कि वो अपनी भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा रुचि लें और उसमें अपना कौशल का विकास करें। गद्य की जो कहानी विधा है उससे परिचित कराना। आप जानते हैं गद्य में बहुत सी विधाएं हैं, उनमें से कहानी की विधा जो है उससे परिचित कराना। पहले भी हम कहानियाँ पढ़ चुके हैं और उसके बाद हमारा जो सामान्य उद्देश्य है वो है कि छात्रों में पढ़ कर के समझने की जो क्षमता है, एक अंडरस्टैंडिंग स्किल, उसको विकसित करना, समझने की क्षमता का विकास करना। इसके विशिष्ट उद्देश्य हैं आंचलिक कहानी का परिचय देना। कहानी भी कई प्रकार की होती है, तो उनमें से जो आंचलिक कहानी है उसका ये उदाहरण है। ये कहानी लोक कलाओं का, जो हमारे फोक आर्ट्स हैं उनका महत्व बताना, और महामारी की जो विभीषिका होती है, जो भयंकरता होती है, उसकी जानकारी दे करके उसके प्रति सचेत करना। विशिष्ट उद्देश्य में ये उद्देश्य आज की परिस्थिति में बहुत महत्व रखता है। यहाँ पर आप एक दृश्य देख रहे हैं। मैदान है, मिट्टी में एक कुश्ती का दृश्य दिखाई दे रहा है। आसपास लोगों की भीड़ भी है जो इस खेल को, इस दृश्य को देख रही है। आप समझ गए होंगे ये दृश्य कुश्ती का है, ये दृश्य दंगल का है। जो कुश्ती की प्रतिस्पर्धा होती है वो दंगल कहलाती है। ये दंगल का एक दृश्य है। हमारे गाँव में, ग्रामीण परिवेश में दंगल पहले बहुत देखने को मिलते थे, अभी भी होते हैं, और अब तो कुश्ती की स्पर्धा हर खेल प्रतियोगिता, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, उस पर होती है। तो अब ये खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बना चुका है। सबसे पहले अपने पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व हम इस कहानी के जो लेखक हैं उनका परिचय देना चाहूँगी मैं। पहले हम इसे देख लेते हैं, क्योंकि फणीश्वर नाथ रेणु का एक अलग ही स्थान है हिंदी साहित्य में। आंचलिक उपन्यासकार के रूप में ये प्रतिष्ठित हैं। इनका जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले, अब वो जिला अररिया है, पहले पूर्णिया था, के औराही हिंगना में हुआ था। औराही हिंगना नाम के गांव में हुआ था। उन्होंने 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन, जो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, और 1950 में नेपाली जनता को राजशाही, जब नेपाल में राजतंत्र था, तो उस राजतंत्र की दमन से मुक्ति दिलाने के लिए भरपूर सहयोग दिया था। इनकी साहित्य साधना और राष्ट्रीय भावना के मद्देनज़र, उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री के सम्मानित अलंकार से अलंकृत किया। 11 अप्रैल 1977 को पटना में इनका देहावसान हो गया। इनकी मुख्य रचनाएं, कथा साहित्य में इनका बहुत ही मुख्य स्थान है। उपन्यास मैला आंचल, परती परिकर था, दीर्घ तपा, कितने चौराहे,
कहानी संग्रह में ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, ये इनके कहानियों के संग्रह हैं। संस्मरण इन्होंने लिखे हैं ऋण जल धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व। इनका एक संस्मरण बच्चों आप अगर ध्यान करें, आप पढ़ भी चुके हैं कक्षा 9वीं में, इस जल प्रलय में नाम से, तो हम इनकी रचनाओं से पूर्व में थोड़ा बहुत परिचित हैं। रिपोर्टाज, नेपाली क्रांति कथा, इनकी तमाम रचनाओं को 5 खंडों में रेणु रचनावली के नाम से प्रकाशित किया गया है। इनके साहित्य की विशेषताएं जो हैं वो इस प्रकार हैं कि ये आंचलिक साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। विभिन्न राजनैतिक सामाजिक आंदोलनों में इन्होंने सक्रिय भागीदारी की, पहले भी बताया जा चुका है। इनकी भागीदारी देश के निर्माण में पूरी तरह से उसका योगदान रहा, इनकी भागीदारी का, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने रचनात्मक साहित्य को भी नया तेवर दिया। इनके साहित्य ने एक नया तेवर साहित्य में पैदा किया। 1954 में इनका उपन्यास प्रकाशित हुआ था जिसका नाम था मैला आंचल। मैला आंचल उपन्यास ने हिंदी उपन्यास की जो विधा थी उसको एक नया रूप एक नया रूप दिया और इसी उपन्यास के साथ आंचलिक उपन्यासों का प्रारंभ हुआ। एक तरह से वहाँ से ये आंचलिक शब्द इस्तेमाल होना शुरू हुआ और आंचलिक विमर्श पर सोचा जाने लगा। आंचलिकता की अवधारणा ने उपन्यासों में और कहानी में दोनों में एक नई क्रांति ला दी। गांव की भाषा, संस्कृति, वहाँ के लोक जीवन को केंद्र में रखा जाने लगा। सेंटर में जो वर्णन का विषय था, जो वर्ण विषय था, वो आंचलिकता आ गई। उस आंचलिक बातों को ध्यान में रख करके रचनाएं की जाने लगी। लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा, लोक नायक की इस अवधारणा ने जो एक कहानी में जो नायक होता था, उपन्यास में जो नायक होता था, उसकी जगह अंचल को ही नायक बना दिया। अंचल का मतलब होता है आसपास एक स्थानीय क्षेत्र, एक क्षेत्र विशेष, एक ऐसी जगह विशेष जिसके बारे में वर्णन किया गया हो। इनकी रचनाओं में अंचल जो है वो कच्चे और अनगढ़ रूप में है। बहुत विकास की बातें ये नहीं गाते हैं, इसलिए इनका ये अंचल एक तरफ हरा भरा है, शस्य श्यामल है, और दूसरी तरफ धूल भरा और मैला भी है। इनकी इसीलिए उपन्यास का नाम है मैला आंचल। यहाँ हम कथा साहित्य की बात करते करते हमने इनकी आंचलिकता की जो अवधारणा है उस पर ये थोड़ी सी चर्चा की है। जब आज़ादी मिल गई तो सारा विकास शहरों में तो हुआ, लेकिन गांव जो थे वो जैसे के तैसे ही रहे। इसलिए विकास की तरफ तो सारे रचनाकारों का ध्यान गया, लेकिन गाँव की तरफ नहीं गया। रेणु जी ने अंचल की समस्याओं को ही अपने साहित्य में स्थान दिया। इनके अंचल को स्थान देने के कारण ये भी अवधारणा एक बनी, ये भी एक सोच पनपी लोगों में कि जो भाषा की सार्थकता है, जो भाषा वो बोली के द्वारा ही संभव है। भाषा शैली अगर हम देखें तो रेणु की भाषा में जो जिस अंचल की वो बात करते हैं, जिस स्थान की बात करते हैं, उस अंचल विशेष से उनकी भाषा प्रभावित रहती है। आम बोलचाल की भाषा को इन्होंने अपनाया है, मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया है। जब विषय गंभीर होता है तो इनकी भाषा बिल्कुल शुद्ध, तत्समनिष्ठ, संस्कृतनिष्ठ, तत्सम शब्दावली से भरपूर हो जाती है। भाषा में चित्रात्मकता बहुत मिलती है। ये बात इनकी भाषा की बहुत ही विशेष बात है। इनका वर्णन आँखों के सामने चित्र को साकार कर देता है और भाव प्रवाह के अनुसार वाक्य कभी छोटे हो जाते हैं और कभी लंबे लंबे हो जाते हैं। यानी अवसर के अनुसार भाषा का रूप बदलता रहता है और विशेषणों का ये बहुत ही सुंदर प्रयोग करते हैं। ये इनकी भाषा शैली की थोड़ी सी विशेषता थी, क्योंकि गद्य का पाठ यदि हम पढ़ते हैं तो हमें रचनाकार की भाषा शैली, रचनाकार
की जो अवधारणा है उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बिना इसके हम गद्य का आनंद नहीं ले पाएंगे और गद्य की भाषा में हम पूरी तरह से रम नहीं पाएंगे। अब हम आते हैं आज की अपनी कहानी। जो आज की हमारी कहानी है वो है पहलवान की ढोलक। हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है और ये भी जैसे कि बताया रेणु की एक आंचलिक रेणु जी की कहानी है। इस कहानी में भी उन्होंने एक गांव के अंचल को उभारा है। वो गांव का अंचल जिसमें एक पहलवान की, जो पहलवान के इर्द गिर्द, लुट्टन नाम के पहलवान के इर्द गिर्द पूरी कहानी का ताना बाना बुना गया है। और इस तरह से जो इनका वर्णन है, जो इनकी चित्रात्मक भाषा है, जो इनकी आंचलिक अवधारणा है, वो सब मिल करके सारी पूरे दृश्य को हमारी आंखों के सामने साकार कर देते हैं। इस कहानी का सार मैं आपको बताऊंगी। विस्तृत कहानी आप पूरी कहानी को आप विस्तृत रूप में अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ लेंगे। अब आज हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी पहलवान की ढोलक में जो कहानी का मुख्य पात्र है उसका नाम है लुट्टन। लुट्टन के माता पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। जब लुट्टन छोटा था वो अनाथ हो गया, तो लुट्टन की विधवा सास ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। अब आप सोचेंगे जब बचपन में हो गया तो सास कहाँ से आ गई। बच्चों, पहले बहुत बचपन में शादियां हो जाया करती थी और ग्रामीण अंचल में तो खासकर छोटे छोटे बच्चों के विवाह हो जाते थे। और अगर हम पीछे जाएं तो हमने ये भी देखा कि कभी कभी तो अजन्मे बच्चों के भी रिश्ते तय कर दिए जाते थे। तो यहाँ चूँकि लुट्टन का विवाह बचपन में हो गया था, बहुत छोटे में, बिल्कुल बालपन में, और उसके माता पिता की मृत्यु के बाद जब कोई रहा नहीं तो उसकी सास ने, जो कि स्वयं भी विधवा थी, उसने लुट्टन को अपने बेटे की तरह से पाल पोस करके बड़ा किया। उसकी सास को गांव वाले सताते थे, परेशान करते थे। लुट्टन को ये बात बुरी लगती थी क्योंकि उसने उसे माँ की तरह पाला था। तो लुट्टन ही उसके लिए सब कुछ था। जैसे वो लुट्टन का ध्यान रखती थी, लुट्टन का भी ये कर्तव्य था कि वो उसका ध्यान रखे। तो सास को गांव वालों के द्वारा सताया जाना लुट्टन को बुरा लगता था, उसको अच्छा नहीं लगता था। तो इसलिए जो लोग शोषक लोग थे, जो उसकी सास को पीड़ा पहुंचाते थे, परेशान करते थे, उनको सबक सिखाने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए लुट्टन ने कुश्ती सीखी और कुश्ती के दांव पेचों को सीखा और कसरत करके खूब अच्छा अपना शरीर बनाया और पहलवान बन गया। अब पहलवान तो बन गया। पहलवान बनने का जो कारण था, मूल कारण, वो था सास को सताने वाले लोगों को सबक सिखाना, उनसे बदला लेना, उनके सामने डट करके उनका मुकाबला करना। एक बार लुट्टन श्यामनगर गांव में मेला देखने के लिए गया था। अब श्यामनगर के मेले में उसने देखा कि ढोल बज रहा है, दंगल चल रहा है, कुश्ती का अखाड़ा जमा हुआ है, वहाँ कुश्ती की प्रतियोगिताएं चल रही हैं। बस लुट्टन के भी मन में भी आया। जीतने वाला जो पहलवान था, जो वहाँ का चैंपियन पहलवान था, चांद सिंह, जिसे सब लोग शेर का बच्चा कह के बुलाते थे, उसको उपाधि मिली थी शेर का बच्चा। चांद सिंह को उसने मैदान में, अखाड़े में पहुंच करके चुनौती दे डाली कि उससे कुश्ती करे। सब लोगों ने सोचा अब तो लुट्टन की खैर नहीं है, लेकिन लुट्टन ने वहाँ के जो राजा जी थे श्यामनगर के, उनसे अनुनय विनय की, उनसे प्रार्थना की और चांद सिंह के साथ कुश्ती लड़ने की उसको इजाज़त किसी तरह मिल गई और उसने उसे कुश्ती में हरा भी दिया। सबसे आश्चर्य की बात थी कि उसने हरा भी दिया। अब हराया कैसे? क्योंकि वहाँ पर जो ढोल बज रहा था तो उस ढोल की जो आवाज़ थी
लुट्टन को ऐसा लगता था कि जैसे वो आवाज़ उसे कुछ सिखा रही है, कुछ समझा रही है। उठा दे, पटक दे, दांव काट, चित्त कर दे, इस तरह की उसको ढोलक की जो थाप थी वो उसको ऐसा लगता था जैसे कुश्ती के दांव पेच सिखा रही है। चांद सिंह को हराने के बाद राजा जी जो थे श्यामनगर के, उन्होंने उसको वहाँ का राज पहलवान बना दिया, क्योंकि चांद सिंह को कई वर्षों से कोई हरा नहीं पाया था। राजा जी खुश हो गए, उन्होंने राज पहलवान बना दिया, और राज पहलवान बनाने के बाद उसको अपने राज्य में रख लिया, राज दरबार में स्थान दिया, और उसके कारण उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। उसके बाद कई वर्षों तक, 15 वर्षों तक या उससे भी ज़्यादा, वो अजेय बना रहा। अजेय का मतलब उसके मुकाबले कोई ठहरा ही नहीं। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि यदि हम चलते रहे तो हम विकास करते हैं, थम गए तो कहीं ना कहीं हमारा विकास, हमारी गति रुक जाती है। लुट्टन के साथ भी यही हुआ कि राजा ने उसे अपने राज्य में रख लिया, उसका खाना पीना खर्चा सब कुछ राज परिवार उठाने लगा, राज्य उठाने लगा, जिसके कारण लुट्टन के सामने, और उसे राज पहलवान भी घोषित कर दिया, जिसके कारण लुट्टन के सामने कोई दूसरा आ ही नहीं पाता था, कोई दूसरा उससे मुकाबला कर नहीं पाता था। और इसके चलते कहीं ना कहीं लुट्टन का जो कौशल था, लुट्टन की जो क्षमता थी, वो धीरे धीरे एक ही जगह पर रुक करके रह गई, और वो अजय जरूर बना रहा क्योंकि किसी ने मुकाबला ही नहीं किया। लुट्टन के 2 पुत्र भी थे, उसने दोनों बेटों को भी पहलवानी के ही गुण सिखाए, और यही बताया उनको भी कि बेटा, मेरा कोई भी पहलवान को मैंने अपना गुरु नहीं बनाया, मेरा गुरु ढोलक था, और ढोल से ही मैंने कुश्ती के दांव पे सीखे हैं। और उसने अपने पुत्रों को भी उसी ढोल को बजा बजा करके कुश्ती के दांव पेच सिखाए। चलता रहा, जब तक वो राज्य के संरक्षण में था तब तक सब कुछ अच्छा था। वो और उसके दोनों बेटों के लिए भरपूर सुविधाएं उपलब्ध थीं, सामने कोई मुकाबला करने आता नहीं था, वो जिधर से निकल जाता था, सब कुछ उसके लिए उपलब्ध था। परंतु जब राजा जी की मृत्यु हो गई तो उनका जो बेटा था, नए राजकुमार ने गद्दी संभाली। वो विलायत से आया था, पश्चिमी सभ्यता में रचा बसा हुआ राजकुमार था। उसे इस तरह की लोक कलाएं, दंगल, कुश्ती, पहलवानी में कोई रुचि नहीं थी। वो तो घोड़ों की रेस का शौकीन था, तो घोड़ों की दौड़ का शौक रखता था। अब जो राज्य का मैनेजर था उसे भी लगा कि इन पहलवानों के ऊपर तो राजा जी बेकार में खर्च करते थे, कुछ लोगों की आदत होती है दूसरों की निंदा करना। मैनेजर ने भी नए राजा को भड़काया कि फिजूल में इतना बड़ा खर्च इस पहलवान और दोनों बेटों के भोजन के लिए खर्च हो रहा है, क्योंकि पहलवान को एक अच्छी खुराक लेनी पड़ती है, एक अच्छी डाइट लेनी पड़ती है, तो वो सब में बहुत पैसे खर्च हो रहे थे। तो जब मैनेजर ने नए राजा को बताया तो नए राजा ने उसकी सलाह को माना और सोच विचार न करते हुए कुश्ती बंद करवा दी। और कुश्ती बंद करवाने के बाद पहलवान लुट्टन सिंह को दोनों बेटों के साथ महल से बाहर कर दिया। अब कहाँ जाए लुट्टन, क्योंकि मैंने बताया उसका जो कौशल था उसका विकास तो 15 साल पहले ही कहीं ना कहीं रुक चुका था, गति पे एक रुकावट आ गई थी, एक ब्रेक लग चुका था। अब महल से निकाला जाया गया, अब कहाँ जाए, क्या करे। बेटों के साथ गांव में झोपड़ी बना करके रहने लगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो जहाँ राजा ने लोक कला को कहीं ना कहीं त्याग देने का काम किया, वहीं पर गांव वालों ने अपनी क्षमता के अनुसार उसका साथ दिया और गांव के ही लड़कों को वो कुश्ती सिखाने लगा। गांव के लड़कों को वो कुश्ती सिखाता था, गांव वाले उसके खाने पीने का प्रबंध कर देते थे। इस तरह से चलता रहा। कुछ दिनों तक, बहुत दिनों तक लुट्टन कुश्ती सिखाने का काम करता रहा, लेकिन बहुत लंबे समय तक ये काम नहीं चल पाया,
क्योंकि गांव वालों की क्षमता इतनी नहीं थी कि वो 3 पहलवान, एक लुट्टन, 2 उसके बेटों का के लिए पूरी तरह से सारी व्यवस्था कर पाते। इसलिए उसके बेटों को पहलवानी छोड़ करके मजदूरी करनी पड़ी। धीरे धीरे उसकी दशा खराब हो रही थी, आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी। इसी दौरान गांव में अकाल पड़ गया। अकाल कहते हैं सूखा को। जब वृष्टि नहीं, अनावृष्टि, जब वृष्टि बारिश नहीं होती है तो जो सूखा पड़ता है उसके कारण बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अकाल पड़ा, जब अकाल आया तो अपने साथ महामारी भी ले आया। अब महामारी आप समझ रहे हैं क्या होती है, क्योंकि आप स्वयं इस समय वर्तमान में देख रहे हैं कोरोना नाम की महामारी, कोविड-19 महामारी आजकल चल रही है। महामारी से भी आप परिचित हैं, हो चुके हैं अब तक। तो इसी तरह की महामारी उस समय भी आ गई। अकाल और महामारी के चलते लोग मरने लगे। ये हालत हो गई मरने वालों की कि प्रतिदिन इतनी लाशें उठाई जाने लगी कि उनको गिनना भी मुश्किल था। और धीरे धीरे लाशों की संख्या इतनी हुई कि उनका रीति रिवाज के अनुसार दाह संस्कार करना संभव नहीं था। कहीं कोई करने वाला नहीं था और कहीं पर कोई किसी का साथ देने वाला नहीं था। सब अपने में परेशान थे। लाशों को लोग उठाते थे, नदी में ले जा करके बहा देते थे, क्योंकि साधन नहीं थी। कौन किसके लिए करे, सब तो उसी महामारी की चपेट में थे। लाशों के ढेर पे ढेर लग रहे थे। ऐसे भीषण समय में जब कोई किसी का साथ नहीं देने के लिए सक्षम नहीं था, कोई किसी के साथ देने के लायक ही नहीं था, सब लोग इस महामारी की चपेट में हताश, निराश, उदास, जीवन से हार चुके थे। ऐसे समय में पहलवान लुट्टन सिंह ने अपना साहस नहीं खोया। ऐसे भीषण समय में भी वो महामारी से डरे लोगों को ढोलक बजाकर बीमारी से लड़ने की ताकत देने लगा। जिस ढोलक को वो अपना गुरु मानता था, जिस ढोलक के बल पे उसने इतना राज्य का सुख भोगा था, उसी ढोलक को उसने फिर से अपना हथियार बनाया और उस ढोलक को बजा करके उसके माध्यम से वो उन मरते, उन डरते, उन निराश, हताश लोगों के मन में एक उम्मीद जगाने लगा, एक उत्साह की किरण लाने की कोशिश करने लगा और बीमारी से लड़ने की ताकत देने लगा। ढोलक की आवाज़ कोई औषधि तो थी नहीं, ढोलक की आवाज़ कोई दवा नहीं थी। गांव के लोग थे, गरीब लोग थे, सुविधाओं का अभाव था, दवा मिल नहीं रही थी, इलाज मिल नहीं रहा था, इसीलिए लोग मर रहे थे। परंतु ढोलक की आवाज़ औषधि ना होते हुए भी, दवा ना होते हुए भी लोगों के अंदर एक कहीं ना कहीं जीने की उम्मीद, मौत से लड़ने की ताकत जगा रही थी। परंतु ये उम्मीद कितने दिन चलती। अकाल की चपेट में जब पूरा गांव आ चुका था, महामारी की चपेट में पूरा गांव आ चुका था, तो लुट्टन और उसका परिवार कैसे उससे अछूते रहते। एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी महामारी की चपेट में आकर के चल बसे। पहलवान क्या करता, दोनों बेटों को उसने उठाया, कंधे पर लादा और ले जाकर के नदी में बहाया। लोगों को बड़ा दुख हुआ और मरते समय उसके दोनों बेटे पेट के बल जमीन पर पड़े हुए थे। जब उसने देखा तो उसके दोनों बेटे पेट के बल पड़े थे। यानी जिन बच्चों को उसने अपने बेटों को जो कुश्ती सिखाई थी, कुश्ती में चित हो जाना, पीठ के बल हो जाने का मतलब होता है हार जाना।
चित्त कर देना कुश्ती में एक की शब्दावली में प्रयोग होता है। चित्त कर देना माने हरा देना। मौत भी उन बेटों को हरा नहीं पाई। मौत आ गई लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो पेट के बल पड़े थे। पहलवान उनको लेकर के कंधे पर लाद के गया और नदी में बहा दिया। लोगों को बहुत तकलीफ हुई क्योंकि वो पहलवान को प्यार करते थे। उन्हें लगा 2 जवान बेटों की मौत के बाद पहलवान टूट गया होगा और अब तो ढोल की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। लेकिन नहीं, उस रात भी पहलवान ने ढोलक बजा करके लोगों में हिम्मत बनाने का काम किया। फिर से उसने ढोलक उठाई और फिर वो अपने काम में लग गया। पहलवान ढोलक रात भर बजाता था। लोगों के अंदर ये उम्मीद रहती थी, हाँ अभी हमारे साथ और भी कोई बाहर है, कोई जीवित है, कोई तो है। क्योंकि वो जो भयानक सन्नाटा था, जो चारों ओर महामारी और मौत की जो एक छाया फैली हुई थी, उसके बीच वो ढोलक की आवाज़ एक ढाढ़स बंधाती थी, एक अवलंबन, एक सहारा प्रदान करती थी। इस घटना के 4-5 दिन के बाद एक दिन लोगों को ढोल की आवाज़ नहीं सुनाई दी। लोगों ने सोचा आज ढोल की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। प्रातःकाल उठ करके जब लोगों ने जा करके देखा तो देखा लुट्टन की भी मौत महामारी के कारण हो गई थी और लुट्टन चित पड़ा हुआ था। इसका क्या अर्थ हुआ कि मौत के आगे लुट्टन हार गया था। वो लुट्टन जो कभी नहीं हारा था उसे मौत ने मात दे दी थी। जो अपने बच्चों की मौत के बाद भी नहीं हारा था उसे महामारी ने मात दे दी थी। पहलवान की ढोलक वास्तव में व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कलाकारों के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। इस कहानी में लुट्टन नाम का जो ये पहलवान है, इसकी हिम्मत और जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की चाह, जीने की इच्छा का वर्णन किया गया है। व्यवस्था का कला के प्रति जो अनादर होता है, भूख और महामारी, जो अजय लुट्टन की पहलवानी को उसने फटे ढोल में बदल दिया। ये कहानी अपने अंत के साथ एक बहुत बड़ा सवाल हम सब के लिए छोड़ जाती है, हमारी व्यवस्था के लिए छोड़ जाती है, हमारे तंत्र के लिए छोड़ जाती है कि क्या कला का कोई स्वतंत्र अस्तित्व भी है या नहीं, अथवा कला व्यवस्था की ही मोहताज रहेगी। क्या हमेशा कला को व्यवस्था के सामने ही हाथ फैलाने पड़ेंगे। यहाँ आप एक दृश्य देख रहे हैं, यहाँ भी दंगल कुश्ती का दृश्य है। चारों ओर लोग भीड़ लगा करके देख रहे हैं और जाहिर सी बात है वो इसका आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे पाठ में मैंने बताया चूँकि तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग रेणु जी करते हैं, उनकी जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ रहती है। हालांकि आंचलिक होने के कारण अंचल विशेष के शब्द भी आते हैं, लेकिन समयानुसार भाषा बदलती रहती है। तो कुछ कठिन शब्दों के हम अर्थ ले लें। भयार्थ का अर्थ होता है भय से पीड़ित, शेष होना, खत्म हो जाना। पेचक कहते हैं उल्लू को। चित्त करना, हरा देना। धारोष्ण, एक जगह शब्द आया है, धारोष्ण दूध पी करके वो अच्छा शरीर उसने बना लिया। धारोष्ण कहते हैं ताज़ा दुहा हुआ दूध, जो पशुओं के, गाय के थन से निकाला हुआ, धार से दुहा हुआ जो दूध होता है, जो बिल्कुल ताज़ा होता है, उसे कहते हैं धारोष्ण। विभीषिका, भयानक दशा। स्नायु, नसों को कहते हैं। निस्पंद, चेतना विहीन हो जाना। ताल ठोकना, चुनौती देना। संजीवनी, जीवन देने वाली। स्पंदन शून्य, धड़कन रहित, धड़कन का बंद हो जाना। पथ्य माने इलाज, और ढाढ़स कहते हैं तसल्ली देने को। इस कहानी की कुछ विशेषताएं। कहानी आंचलिक है, पहले भी बताया जा चुका है। कहानी की भाषा में आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। भाषानुकूल शब्दों का प्रयोग है।
आवश्यकता अनुसार भाषा में स्थान स्थान पर बदलाव दिखाई देता है। पहले भी इसकी चर्चा की, कहीं पर संस्कृत निष्ठ भाषा है, कहीं पर आंचलिक भाषा शब्दों का प्रयोग है। इस प्रकार से भाषा बदलती रहती है। तत्सम प्रधान शब्दों का बहुतायत में प्रयोग है। अभी शब्दार्थ में हमने देखा, जिन शब्दों को हमने देखा वो सभी तत्सम प्रधान शब्द थे। मुहावरों का प्रयोग भाषा में एक अलग ही प्रभाव ला देता है। चित्त करना जैसे जो मुहावरे हैं वो आए हैं। गद्य की भाषा होते हुए भी भाषा में प्रवाह दिखाई पड़ता है। भाषा को देख करके ऐसा लगता है कि काव्य भाषा की तरह भाषा में एक बहाव है। गद्य में अलंकारिक भाषा है, अलंकारिकता का पुट दिखाई देता है। जो महामारी के समय की स्थिति है, जो उस समय का वर्णन है, जो वातावरण का वर्णन है, उसमें मानवीकरण किया गया है और इसलिए भाषा अत्यंत प्रभावी हो गई है। महामारी की जो विभीषिका है, भयंकरता है, वो सजीव हो उठी है। भाषा में ध्वन्यात्मकता है। ध्वन्यात्मक शब्दों का बहुत प्रयोग है। चटदा, गिड़धा, इस तरह से जो भी ढोल की आवाज़ जहाँ पर दिखाई गई है वो सब ध्वन्यात्मक भाषा है। उल्लू की आवाज़, झींगुरों की आवाज़, इस तरह की जो आवाज़ों की बात की गई है, तो ध्वनि वाले शब्द हैं, इसलिए ध्वन्यात्मक भाषा है। श्रव्य बिंब, चूँकि ध्वन्यात्मक भाषा का प्रयोग है इसलिए श्रव्य बिंब भी है, सुनाई देने की बात, और दृश्य बिंब, सारा दृश्य साकार हो जाता है, इसलिए दोनों बिंबों का जगह जगह पर सुंदर प्रयोग है। अब अगर हम कहानी कला की दृष्टि से देखें तो ये कहानी देश, काल, वातावरण, पात्र और चरित्र चित्रण, भाषा शैली, संवाद और कहानी का जो मुख्य है उद्देश्य, इन सभी तत्वों की दृष्टि से एकदम खरी उतरती है। कहानीकारी का उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य ये दिखाना है मुख्य रूप से कि किस प्रकार पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव ने हमारी लोक कलाओं के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। वो जो प्रभाव है वो हमारी लोक कलाओं के लिए, हमारी सभ्यता के लिए, हमारी संस्कृति के लिए कहीं ना कहीं घातक है। और इस बात को दिखाने का जो उनका उद्देश्य था उसमें वो पूरी तरह से सफल हुए हैं। ये चीज़ वो लोगों के सामने ला पाए हैं। थोड़ी सी अगर हम गृह कार्य की अब बात कर लें, आप कहानी पढ़ेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि इन प्रश्नों के उत्तर आप बड़ी आसानी से दे पाएंगे कि कहानी में आए विभिन्न मोड़ों पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। बहुत से उसके जीवन में मोड़ आए। बचपन में माता पिता का गुजर जाना, सास को लोगों के द्वारा परेशान करना, लोगों से बदला लेने के लिए उसका पहलवान बनना, चांद सिंह को हराना, राज पहलवान बनना, उसके बाद राजमहल से निकाल दिया जाना, फिर मेहनत मजदूरी करना और अंत में महामारी से जूझना। ये सारे उसके जीवन के मोड़ हैं। इन मोड़ में क्या क्या परिवर्तन होते गए हैं, इनको आप पूरी तरह से विस्तृत रूप में लिखेंगे। लुट्टन पहलवान ने ढोलक को अपना गुरु क्यों कहा, पहले बता चुके हैं। गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन ढोलक क्यों बजाता रहा। अगला प्रश्न, कुश्ती या दंगल पहले के लोगों का प्रिय शौक होता था, ऐसी स्थिति आजकल नहीं है। ये अलग बात है कि अभी थोड़ी सी स्थिति में बदलाव आया है, लेकिन फिर भी हम देखें तो दूसरे कुछ खेल इस खेल से ज़्यादा प्रचलित हैं। तो आप बताएंगे कि अब किन खेलों ने इनकी जगह ले ली। और पांचवा प्रश्न गृह कार्य के लिए, पाठ में मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव की दयनीय स्थिति को चित्रित किया गया है। आप आज विश्व स्तर पर आप स्वयं प्रत्यक्षदर्शी हैं कि विश्व के स्तर पर फैली हुई आप एक महामारी को देख रहे हैं। इस कोरोना महामारी से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उन पर आप अपने विचार प्रकट करेंगे। अपने विचार को रखते हुए आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। अब हम बात करें रचनात्मक लेखन की, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में रचनात्मक लेखन भी है। साथ ही हम अपनी इस कहानी को आज की परिस्थिति से भी जोड़ सकते हैं। इस
कार्य के माध्यम से, इस रचनात्मक लेखन के माध्यम से। लुट्टन पहलवान ढोलक को अपना गुरु मानता था। आपने ये चीज़ देखी। कहानी का नाम ही है पहलवान की ढोलक। महामारी के संकट में भी उसने उसी ढोल के सहारे अपनी और गांव वालों की हताशा और निराशा को दूर करने का प्रयास किया। काफ़ी हद तक सफल भी रहा और अंतिम समय तक किया। आज ये बात कहानी की उस समय की है। अब आज के संदर्भ में हम इसे देखें कि आज वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी के कारण हमें भी बहुत सी समस्याएं हुई हैं। तालाबंदी हो, सामाजिक दूरी की बात हो, ये बहुत सारे उपायों के चलते हमारे अंदर एकाकीपन, निराशा जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। समाज में हम देख रहे हैं जो बचने के उपाय किए गए, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे वो लॉकडाउन हो, उसके कारण कुछ जो हमारी मानसिक, शारीरिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, वो समस्याएं कहीं ना कहीं हमें निराश भी करती हैं। समय समय पर भारतीयों ने, हम सब ने, हमने, आपने इस निराशाजनक स्थिति में थोड़ा बदलाव लाने के लिए और उत्साह का जीवन में फिर से संचार करने के लिए कुछ किया भी है, कुछ उपाय भी किया है। उसके लिए भी उपाय किया है। कभी हमने ताली बजाया है, कभी हमने थाली बजाया है, कभी हमने दीपक जला करके प्रयास किया है कि हमारे जीवन से निराशा का भाव दूर हो जाए। इन उपायों को, ये जो प्रयास हमने किए हैं, ताली, थाली बजाना, दीपक जलाना, इन प्रयासों को आप कहाँ तक कारगर मानते हैं? क्योंकि पहलवान भी ढोलक बजा करके ऐसा ही प्रयास कर रहा था। आज जो हमने आपने मिलकर के प्रयास किया, उसे आप कहाँ तक कारगर मानते हैं? अपने विचारों को एक लेख के माध्यम से व्यक्त करेंगे। एक आप लेख लिखेंगे, 200 से 250 शब्दों का लेख लिखें। ये एक अप्रत्याशित लेखन, आप इसको लेखन के रूप में लिख सकते हैं या आलेख के रूप में लिख सकते हैं। इसे आप लिखें और इसमें अपने विचारों को रखें कि आप इन उपायों को कितना कारगर समझते हैं। आज की कक्षा, आज का पाठ हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको ये पाठ, ये कहानी भली भांति समझ में आई होगी। आप इस कहानी को अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ें ज़रूर। और आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में फिर आपसे मिलना होगा। धन्यवाद।